Good afternoon, everyone. Today is 23rd of February 2026, and we are back with our regular newspaper analysis. Just a polite reminder, ये जो newspaper analysis है, you can use these current affair analysis as a supplementary content component of prefit initiative, जहाँ पे हम लोग पूरा core cover कर रहे हैं सारे subjects का. इससे आपका current cover हो जाएगा. हर दिन CNA में 10 current affairs के MCQ डिस्कस होंगे. So I'm requesting you to try and attempt those 10 MCQ as well. जो 5 आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो पहला है रिगार्डिंग साइबर क्राइम. साइबर क्राइम्स में इस साल लगभग 25% राइज हुआ. एक साल में 25%, मतलब पिछले साल कुछ 22 लाख के आसपास केसेस थे, इस साल 28 लाख केसेस आ गई है. सेकेंड जो है वो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, ये यूएस ड्रिवन एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में हम समझेंगे, उसको डिस्कस करेंगे. थर्ड इज रिगार्डिंग आईओएनएस. आईओएनएस इज इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम. ये डिफेंस आईआर के पर्सपेक्टिव से क्रिटिकल है. फोर्थ इज संकल्प स्कीम, गवर्नमेंट का नया स्कीम है. एंड देन इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से एक मिशन लॉन्च किया गया है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन. इन 5 आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर वी बिगिन, let's just go through few critical announcement. First is the foundation batch, जो जनवरी का जो था वो 27 जैन को स्टार्ट हो गया, और जो फेब का है वो अब शुरू होगा, जिसके लिए फॉर दैट यू नीड टू कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन ऑन योर स्क्रीन. दिस बैच इज स्पेसिफिकली सुटेड फॉर दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं. ये जो 4 स्लॉट्स है उसमें से किसी भी स्लॉट में अपने आप का एडमिशन करवाने के लिए आप अपने वर्किंग आवर्स के हिसाब से टाइम्स स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हो. ऑल्सो ये जो बैच है ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है. सो हाइब्रिड मॉडल पे है. ये किन के लिए जो 0 से हीरो तक का सफर तय करना चाहता है, एब्सोल्युटली रॉ और एब्सोल्युटली हैविंग नो नॉलेज अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड येट यू आर ड्रीमिंग टू क्लियर, देन वन स्टॉप सोल्यूशन इज फाउंडेशन बैच. फेब के फाउंडेशन बैच के लिए you'll have to contact on the number mentioned here. ये प्रीफिट इनिशिएटिव है. ये एक हम लोगों ने 15,000 MCQ का एक इकोसिस्टम बनाया, प्रीफिट इकोसिस्टम. इसमें 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. एक है फ्री का कंपोनेंट, दूसरा है पेड का कंपोनेंट. फ्री कंपोनेंट जो है वो उसमें 3000 प्लस MCQs है, एंड जो पेड कंपोनेंट है उसमें 12,000 प्लस MCQs है. जो फ्री है जिसमें 3000 प्लस MCQ यूट्यूब पर लाइव लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे. इसमें आपको MCQ के एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में एजुकेट किया जाएगा. हर MCQ का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा. लेकिन इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड नहीं है, ना ही सीसेट इंक्लूडेड है. उसके लिए है पेड कोर्स. पेड कोर्स में 120 टेस्ट है, 12,000 MCQ. 120 टेस्ट जो है वो डिवाइडेड है 30 इजी, 30 मॉडरेट, 30 जो है वो डिफिकल्ट है, एंड रिमेनिंग 30 में 10 जो है वो फुल लेंथ टेस्ट है, 10 जो है वो सीसैट के टेस्ट है, एंड अनदर 10 वी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सिमुलेशन. अगर आप इसको अच्छी तरीके से फॉलो कर ले तो देयर इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कि आपका प्री क्लियर नहीं होगा. आपका 99.9% आपका यूपीएससी और एपीएससी दोनों का प्रीलिम्स का और सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का जो कवरेज है वो हो जाएगा. इसके साथ आप सीएनए को कंबाइन करते हो, इसके साथ अगर आप सीएनए के एमसीक्यूज हर रोज देखते हो 10 एमसीक्यूज, तो आपके प्रीलिम्स तक लगभग 1000-1200 एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये जो सीएनए का जो डिस्कशन है या फिर यूट्यूब लाइव पर जो फ्री डिस्कशन एमसीक्यू होते हैं, या जो कोई भी और इन्फोग्राफिक्स है, डिफरेंट स्कीम्स हो, डिफरेंट जो मंथली मैगजीन्स है, सारा सब कुछ आपको सीएसएपी के ऐप के ऊपर मिल जाएगा. फॉर दैट यू विल हैव टू डाउनलोड द ऐप बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग साइबर क्राइम्स इन इंडिया. लाइक आई मेंशन्ड, 25% का राइज हुआ है इस साल, और लगभग एक ही साल में लगभग 22,500 करोड़ का नुकसान हो चुका है. और उसमें भी इन्वेस्टमेंट के जो स्कैम्स है दे अकाउंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ इट. अब साइबर क्राइम का मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो साइबर क्राइम होता क्या है कि
कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स और डिजिटल डिवाइस का यूज करके कोई भी अगर क्रिमिनल एक्टिविटी हो तो उसे कहा जाता है साइबर क्राइम। फिर इसमें फिशिंग इंक्लूडेड है, मतलब आपको झांसे में लेना इंक्लूडेड है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, सेक्सटॉर्शन है। सेक्सटॉर्शन मतलब आपके मॉर्फ्ड एआई से जनरेटेड कुछ गलत पिक्चर्स या इंटीमेट पिक्चर्स जो है उसको बनाकर उसके बदले आपसे मनी एक्सटॉर्ट करना। रैंसमवेयर, जिसमें इंफॉर्मेशन लॉक करके वो इंफॉर्मेशन ओपन करने के लिए आपसे पैसे उगलवाना। फिर है डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स, ये सब साइबर क्राइम का हिस्सा है। और ये साइबर क्राइम जो है ना, ये इंडिविजुअल्स को टारगेट करता है, बिजनेसेस को और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करता है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? जो पावर ग्रिड है, जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, जो शिपिंग डेटाबेस है, या जो बड़े हॉस्पिटल्स का मेडिकल जो पेशेंट्स है उनका इंफॉर्मेशन है, या बैंकिंग सेक्टर का नेटवर्किंग, ये होता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके ऊपर अटैक करता है। कुछ डेटा देख लेते हैं। जैसे मैंने मेंशन किया, लगभग 28 लाख केसेस 2025 में दर्ज हुए, 22,500 करोड़ का नुकसान करवाया, और मैक्सिमम जो थे वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फ्रॉड हुआ, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुआ। डिजिटल अरेस्ट जो है उसमें बहुत ज्यादा लोगों का, मतलब ओवरऑल 9%, मतलब लगभग 10% फाइनेंशियल लॉसेस सिर्फ डिजिटल से। सेक्सटॉर्शन हुआ। एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पे ही है कि इंडिया में लगभग 470 डेडिकेटेड स्टेशन है सिर्फ साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देख लेते हैं गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है I4C। I4C मतलब ICCC, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। प्लीज रिमेंबर दिस, यहां पे कंफ्यूज हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी नहीं है। ये जो है इसका पर्पज है टू कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स टू द साइबर क्राइम, और जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं फ्रॉड वाले, इनको ये ब्लॉक कर देता है। एक कॉमन हेल्पलाइन है, दैट इज 1930-1930। यहां पर एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जहां पर आप सारे साइबर क्राइम्स को रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी एग्जिस्ट करता है। ये है NCIIPC। NCIIPC स्टैंड्स फॉर नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। फिर इसमें पावर, बैंकिंग, टेलीकॉम ऐसे सेक्टर्स को वो कंट्रोल करता है। एंड जो प्रिलिमिनरी लॉ है जो साइबर सिक्योरिटी को, साइबर ऑफेंसेस को रेगुलेट करता है इंडिया में, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। जो नए पैटर्न्स दिख रहे साइबर क्राइम में, उसमें है इन्वेस्टमेंट स्कैम, जिसमें फेक स्टॉक ट्रेडिंग ऐप क्रिएट होते हैं, या पॉन्जी स्टाइल क्रिप्टो स्कीम्स चलता है। देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिजिटल अरेस्ट। वीडियो कॉल करते, पुलिस की तरह बिहेव करते, जज की तरह बिहेव करते और आपको अरेस्ट करके रखते जब तक फाइनेंसेस आपके क्लियर ना हो जाए। फिर सेक्सटॉर्शन है, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किसी को मॉर्फ्ड और इंटीमेट कंटेंट दिखाकर ब्लैकमेल करना। फिर डीप फेक्स होता है, जिसमें एआई से जनरेटेड वॉइस एंड वीडियो इंपर्सोनेशन किया जाता है। फिर है क्रॉस बॉर्डर स्कैम सेंटर्स, मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया, लार्जली साउथ ईस्ट एशिया में काम करता है, ये जो किसी और कंट्री में बैठकर इंडियंस को टारगेट करता है रिमोटली। अब इंक्रीज क्यों हुआ है साइबर क्राइम? मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कि हाई पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट। बहुत ज्यादा एक्सपोजर टू द इंटरनेट हैज एक्सपांडेड द डिजिटल अटैक सरफेस एरिया। फिर यूपीआई अडॉप्शन जो है, रैपिड यूपीआई अडॉप्शन जो है, जो प्रोटोकॉल्स से देयर आर पीपल हु आर अनअवेयर अबाउट द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, दे बिकम विक्टिम टू दिस। फिर जेनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, फिर आपको अगर, मतलब फॉर एग्जांपल आपको वॉइस मॉडल करके वो यूज करते हैं। जनरेटिव एआई का मतलब है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट्स से कि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स है जो यूट्यूब पर कुछ कर रहे हैं, तो उनका वॉइस जो है वो यूट्यूब पर मिल जाता है। एआई से उनका वॉइस यूज करके उनके फैमिली को उनके वॉइस में मैसेज दिया जाता है कि उनको पैसों की जरूरत है, और घर वाले दे देते हैं। सो दैट इज व्हाट इज रेफर्ड एज यूज ऑफ जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड देन कम्स द ज्यूरिसडिक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कई बार मल्टी स्टेट, मतलब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग अकाउंट्स यूज करके एक दूसरे के ऊपर जंपिंग करके ये फ्रॉड कंडक्ट किया जाता है। हमारे पास इनको डील करने के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। फिर सेक्शन 69A है जो
ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक कर सकता है। फिर यूपीआई का सिस्टम और इंटरपोल। यूपीआई तो हमारा तो चलो एनपीसीआई ने डेवलप किया, लेकिन इसके बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो ये मिसयूज हो जाता है। इंटरपोल है जो वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनल कोऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करता है, स्पेशली इन साइबर क्राइम्स। प्रीलिम्स में मैं कहां पे आपको फंसा सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो I4C है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, मीति के अंडर नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर नहीं आता है। NCIIPC जो है इट प्रोटेक्ट्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉट द इंडिविजुअल बैंक फ्रॉड्स। और 1930 जो है वो साइबर क्राइम, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड को वो सपोर्ट मतलब उसको रिपोर्ट करने के लिए है। 1930 फर्स्ट MCQ विथ रेफरेंस to cyber crime response mechanism in India, consider the following statement. 1. Indian Cyber Crime Coordination Center I4C functions under Ministry of Home Affairs. This statement is correct. NCIIPC was established under the Information Technology Act 2000 and 1930 helpline is primarily for reporting ransom attacks on government servers. The answer is A. The answer is A, because statement 3 is for financial cyber frauds. MCQ 2. Which of the following are commonly associated with cybercrime investigations in India? IT Act, yes. Interpol Cooperation, National Critical Infrastructure Protection Center, all. ठीक है, let's jump on to the next content. ये मिंट आज का ये जो है ये हिंदू के जगह पे ये मिंट से लिया गया है। पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है। पैक्स सिलिका इनिशिएटिव जो है वो यूएस ने लीड कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट जो है उसको लीड कर रहा है। इट इज अ यूएस लेड पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। पर्पस है टू स्ट्रेंथन द रेजिलिएंट सप्लाई चेन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल मिनरल्स। ये 2025 दिसंबर 2025 में लॉन्च हुआ था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने किया था। इसका फोकस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोऑपरेशन करना है, सिक्योर करना है सप्लाई चेन्स को। जो नेम कंबाइंस जो है ना, मतलब पैक्स का मतलब होता है पीस, पैक्स स्टैंड्स फॉर पीस, एंड सिलिका रिप्रेजेंट सिलिकॉन चिप्स। सिलिकॉन चिप्स इज द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन वर्ल्ड। इसका पर्पस है टू बिल्ड अ स्टेबल ट्रस्टेड टेक ऑर्डर अमॉन्ग द अलाइज। जैसे वर्ल्ड ऑर्डर, जैसे मतलब वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल रियल में वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश करता है, IMF वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश करता है, UN जो है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में एस्टेब्लिश करता है, वैसे इट इज एक्सपेक्टेड कि पैक्स सिलिका जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश करेगा। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पैक्स सिलिका क्या है। अब आगे बढ़ता है, बैकग्राउंड क्या है। ये पैक्स सिलिका को कंसेप्चुअलाइज किया गया इन रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज। इट addresses the excessive concentration in rare earth processing and semiconductor manufacturing. Largely यहाँ पे एक कंट्री का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग एंड रेयर अर्थ प्रोसेसिंग का जो डोमिनेंस है वो चाइना के हाथ में। पहला जो समिट था वो वॉशिंगटन डीसी में हुआ था दिसंबर 2025 में। इंडिया ने अभी इसको ज्वाइन कर लिया है। पर्पस ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना। जो सिंगल कंट्री डोमिनेंस है, यहाँ पे चाइना नाम नहीं लिया गया, लेकिन उसके ऊपर का डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना। जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है उनके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाना, एंड जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है उनको कोएर्सिव प्रैक्टिसेस से बचा कर रखना, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोएर्सिव प्रैक्टिसेस। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट है, मतलब सिग्नेटरीज ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल, कतार, सिंगापुर, यूके, इंडिया, यूएई, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया, जापान, ग्रीस एक्सेट्रा। और जो नॉन सिग्नेटरी पार्टिसिपेंट्स है उसमें कनाडा है, नेदरलैंड्स, ताइवान, यूरोपियन यूनियन, ओईसीडी। सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि ये यूएस लेड है और उसमें फिर भी यूरोपियन यूनियन या नेदरलैंड्स, कनाडा, ओईसीडी जो है इन कंट्रीज या ताइवान ने भी सिग्नेचर नहीं किया है। दे आर ओनली पार्टिसिपेंट्स। इंडिया इज सिग्नेटरी। कोर फोकस एरिया लाइक आई मेंशन, सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना। जो क्रिटिकल मिनरल्स है, RREs जिन्हें कहा जाता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लिथियम, कोबाल्ट, निकेल। सेमीकंडक्टर्स एक क्रिटिकल एलिमेंट है इसका।
क्योंकि चिप, एडवांस चिप फैब्रिकेशन में सेमीकंडक्टर रोल प्ले करता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क को एस्टेब्लिश करना होगा। देन सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट इज सेमीकंडक्टर, सेकंड एलिमेंट इज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन। थर्ड इज फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस, एथिकल प्रैक्टिसेस, किसी भी जो डंपिंग वाले जो एक्ट होती है या फिर जो नॉन मार्केट प्रैक्टिसेस है, जो फेयर प्रैक्टिसेस नहीं, उनको काउंटर करना, ये सब इसके अंडर आएगा। क्रिटिकल मिनरल्स क्या है ये हम सब जानते हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरीज के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो कौन सा है? नियोडिमियम है, डिस्प्रोसियम है, लैथनम है, ये सारे रेयर अर्थ मिनरल्स है। हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, सेमीकंडक्टर्स का सप्लाई चेन जो है वो रॉ मटेरियल्स, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग एक्सेट्रा, ये आपके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे असम में हो रहा है, होगा मतलब उसकी फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो रही है। OECD स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इसमें सारे डेवलप्ड कंट्रीज है। इसका इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है? एक, चाइना के ऊपर का डिपेंडेंसी कम करेगा, जो इंडिया में जो नया से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एस्टेब्लिश हो रहा है, एआई का जो इकोसिस्टम एस्टेब्लिश हो रहा है, उसको स्ट्रेंथन करेगा। फिर जो इंडिया का डीप टेक एंड मैन्युफैक्चरिंग का जो एम्बिशंस है विकसित भारत 2047 तक का, उसको ये सपोर्ट करेगा। और इंडो पैसिफिक में जो इंडिया का पर्सपेक्टिव रहा है सप्लाई चेन रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करना, उसको भी ये सपोर्ट करेगा। प्रीलिम्स में कहां ट्रैप कर सकते हैं? एक, पैक्स सिलिका जो है ये कोई भी मिलिट्री अलायंस नहीं है। पैक्स स्टैंड फॉर पीस एंड सिलिका स्टैंड्स फॉर सिलिकॉन, बेसिकली रेफरिंग चीप इंडस्ट्री, CHIP चीप। It is not a UN initiative and OECD is participant but not a lead body। ना यूरोपियन यूनियन है, ना कनाडा है, ना नेदरलैंड्स है, ना ताइवान है। ये यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का इनिशिएटिव है, डिफेंस का नहीं। ऐसे आपको ये कर सकता है। फर्स्ट MCQ, with reference to the Pax Silica initiative, consider the following statement. It is led by the United States Department of State, yes. It primarily focuses on military defense cooperation, no. It addresses vulnerabilities in critical mineral supply chain, yes. The answer is 1 and 3 only. MCQ 2, which of the following are generally considered critical minerals for semiconductor and clean energy technologies? लिथियम, नियोडिमियम, कोबाल्ट एंड सिलिकॉन, ये सारे के सारे जो है वो क्रिटिकल एलिमेंट में आ जाता है, एवरी वन ऑफ दीज। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, IONS। पहले तो ये समझते हैं IONS क्या है। ये इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम जो है ये क्या है? ये एक 25 प्लस कंट्रीज जो इंडियन ओशन के लिटोरल स्टेट है, मतलब इंडियन ओशन के किनारे पर जो स्टेट्स है, उन कंट्रीज के नेवी का एक सिंपोजियम है, वॉलंटरी सिंपोजियम, मतलब एक साथ मिलकर वो बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2008 में, और पहले 2 साल इंडिया उसका इनॉग्रल चेयरपर्सन था। अब 2026 में फिर से इंडिया ने इसकी चेयरमैनशिप ले ली है। तो हम इस कंटेक्स्ट में इनको देखेंगे। ये जो सारे कंट्रीज आपको दिखाई दे रहे, ये इंडियन नेवल सिंपोजियम का पार्ट है, 25 प्लस कंट्रीज। इट इज ये एक वॉलंटरी है ये एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरल मैरीटाइम फोरम है। पर्पस है जो इंडियन ओशन रीजन की जो जितने भी नेवीज है उनके बीच में कोऑपरेशन को प्रमोट करना। इट वाज इनिशिएटेड बाय द इंडियन नेवी, एस्टैब्लिश इन 2008। 2008 से 2010 इंडिया चेयरपर्सन था, अदर मतलब यूएई उसको चेयर कर चुका है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, बांग्लादेश एक्सेट्रा। फ्रांस भी चेयर कर चुका है। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग फ्रांस ने कैसे चेयर किया, क्योंकि फ्रांस तो इधर है ना, यूरोप में। फ्रांस ने इसलिए चेयर किया क्योंकि इंडियन ओशन में फ्रांस के आइलैंड्स है जहां पे अभी भी फ्रांस का रूल चलता है, सो इसलिए फ्रांस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। मेंबरशिप अप्रोक्सीमेटली 25 मेंबर्स, जिसमें लार्जली जो है इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट से इन्वॉल्व है, कुछ मैरीटाइम पार्टनर्स है, कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स है। इसका पर्पस है कि इंडियन ओशन रीजन में पीस और स्टेबिलिटी को एस्टैब्लिश करना। फिर जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें एनर्जी ट्रांजिशन होता है, सी ट्रेड रूट जो है उनको सेफ करना, उनको सिक्योर करना।
जो डिफरेंट नेवीज है इस रीजन में 25 नेवीज, उनके बीच में इंटर ऑपरेटेबिलिटी को एस्टेब्लिश करना। एंड कोई भी अगर मैरीटाइम थ्रेट आता है, डिजास्टर आता है, तो उसको कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स क्रिएट करना। इसके फीचर क्या है? कॉन्क्लेव ऑफ चीफ, मतलब सारे जो नेवीज के जो चीफ है इन कंट्रीज के, वो एक साथ बैठते हैं, उसके उनके बीच में डायलॉग होता है, डिस्कशंस होते हैं, डिलिब्रेशंस होता है। आईएमएक्स उसका एक पार्ट है। आईएमएक्स इज आईओएनएस, मतलब इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का मेरीटाइम एक्सरसाइज। एक साथ ये प्रैक्टिस करता है। इसके डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स है, कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का है, कोई मेरीटाइम सिक्योरिटी का है, कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग का है। ये 3 ग्रुप हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता हो तो भी बहुत है। पर्पस अवेयरनेस को फैलाना है। अब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखो तो इंडियन ओशन रीजन क्या है? इट इज थर्ड लार्जेस्ट ओशन, जो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करता है। और मेजर चोक पॉइंट जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, बाब अल मंदब, मलाक्का स्ट्रेट, ये मेजर चोक पॉइंट इंडियन ओशन में ही प्लेस्ड है। क्रिटिकल मेरीटाइम ट्रेड रूट्स यहां से जाते हैं, और जो डिजास्टर रिलीफ कोऑपरेशन जो होता है, ऑपरेशंस जो होते हैं नेवल फोर्स, वो भी इसी रीजन में होता है। पायरेसी, ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, ये सारे सिचुएशन इस रीजन में बहुत स्ट्रांगली दिखाई देता है। कुछ चीजें समझिए, ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये दे डू नॉट हैव एनी कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज। इनका कोई भी कलेक्टिव डिफेंस वाला क्लॉज नहीं है नाटो जैसा। इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्वाड, आईओआर, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, आसियान मैकेनिज्म, इनसे अलग है ये एक सिंपोजियम है सिर्फ। प्रीलिम्स में कैसे ट्रैप हो सकता है? आईओएनएस यूएन ने एस्टेब्लिश किया था क्या? नो, इट इज नॉट एस्टेब्लिश बाय यूएन। इट इज नॉट लिमिटेड टू साउथ एशियन कंट्रीज, इट इंक्लूड्स अफ्रीका, इट इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया, कंट्री लाइक फ्रांस भी उसका हिस्सा है। इसको इनिशिएट किया था इंडियन नेवी ने, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने नहीं, इंडियन नेवी ने इनिशिएट किया है। First MCQ, with reference to IONS, consider the following statements. It was established in 2008. It is legally binding military alliance. No, ये correct है, ये कोई भी military alliance नहीं है. It operates through specialized working groups including HADR and maritime security. ये correct है. So answer will be 1 and 3. Question number 2. The primary focus of IONS, Indian Ocean Naval Symposium, is global climate change negotiation, maritime cooperation among Indian ocean navies, nuclear non-proliferation, or trade tariff harmonization. The answer is B. Maritime cooperation among Indian ocean navies. Fourth article is about Sankalp scheme. संकल्प जो है, संकल्प स्टैंड फॉर स्किल एक्विजिशन, SE स्टैंड फॉर स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। संकल्प का फुल फॉर्म इज स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। इट इज मतलब इनिशिएटिव है टू प्रमोट डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। अब न्यूज में क्यों आया? क्योंकि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है पार्लियामेंट की, it has flagged the delays and weak monitoring in implementation of the संकल्प स्कीम। स्कीम लेकर आए, लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी ने ये ऑब्जर्व किया है कि स्कीम डिले भी होती है एंड इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका मॉनिटरिंग भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। मैंने जैसे बताया संकल्प क्या है, ये फ्लैगशिप स्किल डेवलपमेंट रिफॉर्म प्रोग्राम है और इसका फोकस है क्वालिटी को इम्प्रूव करना और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना एंड शॉर्ट टर्म स्किल के ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करना। इट वाज लॉन्च इन 2018, मतलब 8 साल हो चुके हैं। इट इज सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक का लोन असिस्टेंस एंड इम्प्लीमेंटेड इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट गवर्नमेंट एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स है, स्टेक होल्डर्स है, उनके साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये फाइनेंशियल डिटेल्स है, 4,500 करोड़ का ये था और वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड था, रिफॉर्म बेस्ड फंडिंग था। जितना ज्यादा रिफॉर्म होगा उतना ज्यादा आपको फंडिंग मिलेगा। पर्पस था जो स्किल ट्रेनिंग है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना, शॉर्ट टर्म स्किल इकोसिस्टम जो होती है उसको, फिर इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब सेंटर में, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इसके इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करना। ये डिमांड ड्रिवन स्किल डेवलपमेंट है। अगर आप वहां पे जाते हो स्किल
डेवलपमेंट के डिमांड करते हो तो आपको वो मिलेगा। की फीचर्स, क्वालिटी एश्योरेंस दिया था, इंडस्ट्री पार्टनरशिप था, सारे जो परफॉर्मेंस थे, बीट रिजल्ट फ्रेमवर्क अप्रोच या डिसबर्समेंट लिंकिंग प्लेटफॉर्म जो थे, उन सब को ये मॉनिटर करने वाला था। अब कुछ स्टैटिक दिखता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, दैट इज अ नोडल मिनिस्ट्री फॉर स्किल्ड इकोसिस्टम। वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस जो था वो लोन के फॉर्म में था, एंड इट वाज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द रिफॉर्म आउटकम। जितना ज्यादा रिफॉर्म आप दोगे, उतना अच्छे कंडीशंस पे आपको उतना ज्यादा लोन मिल सकता है। डिसबर्समेंट लिंक इंडिकेटर्स थे, स्किल इंडिया मिशन उसके साथ कनेक्टेड था। प्रीलिम्स में क्या ट्रैप हो सकता है, एक ये याद रखिए कि इसका संकल्प जो है ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का स्कीम नहीं है। इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स का है, स्किल डेवलपमेंट का। इट इज रिफॉर्म फोकस्ड एंड नॉट प्योरली बेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। इट इज सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड नॉट फुल्ली डोमेस्टिकली फंडेड, मतलब बजट से उनको सारा पैसा नहीं मिलता। MCQ 1, with reference to the Sankalp scheme, consider the following statements. It is implemented by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Correct. It is supported by World Bank loan assistance. Correct. It directly provides wage subsidies to trainees. No. Answer is 1 and 2 only. Industry integration है इसमें. Question number 2. The disbursement linked indicator mechanism under Sankalp primarily ensures direct benefit transfer to trainee. No. Funding linked to performance outcome. Yes. Free trading skill issue. No. No. Answer is B. Let's jump to the last article of the day. लास्ट आर्टिकल जो है वो सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है जो यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, ही लॉन्च्ड द न्यू इंटरवेंशन अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन टू बूस्ट MSME सेक्टर के एक्सपोर्ट्स। ये है क्या, इसको हम क्विकली रन करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ एक आध क्वेश्चन बन सकता है। इट्स अ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, ये याद रखिए किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। फोकसेस ऑन MSME एंड इट अडॉप्ट्स द इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच, जिसमें फाइनेंसेस इंक्लूडेड है, लॉजिस्टिक इंक्लूडेड है, कंप्लायंस सपोर्ट इंक्लूडेड है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। एनहांसेस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ MSME, ग्लोबल मार्केट को एक्सेस कर देता है। और जो स्ट्रक्चरल एक्सपोर्ट बैरियर्स जो होते हैं, एक्सपोर्ट जब कोई बाहर करने की कोशिश करता है, दे फेस सर्टेन इश्यूज, जैसे कि हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लॉजिस्टिक के कंस्ट्रेंट्स है, कुछ कंप्लायंस के बर्डन है, इनको ये रिड्यूस कर देता है। निर्यात प्रोत्साहन है, निर्यात दिशा है, जिसमें निर्यात प्रोत्साहन में फाइनेंशियल एनेबलर्स होते हैं, निर्यात दिशा में इकोसिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट दिया जाता है। इसके के कंपोनेंट जो है, जिसमें ई कॉमर्स क्रेडिट फैसिलिटी है, सिर्फ 0.3% के इंटरेस्ट रेट का सबवेंशन मिल जाता है अगर आप रेगुलरली रीपे कर रहे हो तो। लॉजिस्टिक सपोर्ट में फ्लो एंड लिफ्ट मिलता है, जिसमें ओवरसीज का वेयर हाउसिंग सपोर्ट भी दिया जाता है। फ्रेट कॉस्ट जो है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है सामान लगेज का, उसका रीइंबर्समेंट हो जाता है। ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट्स हब आपको मिल जाता है, एक्सेट्रा। इसमें क्रेडिट सपोर्ट में अप टू 5 करोड़ का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। गारंटी कवरेज फॉर डिजिटल एक्सपोर्टर्स मिल जाएगा, और मार्केट इंटीग्रेशन होता है, जिसमें दुबई में एक भारत मार्ट ओपन हुआ है। MSME डेफिनेशन 2006 में जो आया था उसको रिवाइज कर दिया गया। अब MSME को डिफाइन किया जाता है, कितना इन्वेस्टमेंट है और कितना टर्नओवर है, इसके ऊपर। इंटरेस्ट सबवेंशन, क्रेडिट गारंटीज, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा। जो प्रीलिम ट्रैप्स क्या हो सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने इंप्लीमेंट कर रहा है, ना कि RBI इंप्लीमेंट कर रहा है, ना मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इंप्लीमेंट कर रहा है। ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स उसमें इंप्लीमेंट कर रहा है। इट इज MSME फोकस, नॉट लिमिटेड टू लार्ज एक्सपोर्टर्स।
Please attempt this MCQ. 1. With reference to the export promotion mission, consider the following statements. It is implemented by Department of Commerce. Correct. It provides interest subvention support to MSME exporter. Correct. It directly regulates foreign exchange market. No. Answer is 1 and 2 only. MCQ 2. The trace component under the export promotion mission primarily relates to freight subsidy for exports, certification and compliance reimbursement, currency risk hedging, and foreign direct investment support. The correct answer is it is certification and compliance reimbursement. Thank you for attending this lecture. ये स्मार्ट बुक्स एसएमएस स्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है. यू कैन एक्सेस बाय कॉन्टेक्टिंग द नंबर मेंशन्ड हियर. थैंक यू सो मच. सी यू अगेन टुमारो.